हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं टॉपिक वाइज लाऊंगी। आज मैं आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका पूरा निचोड़ लेकर आई हूँ। आपको पता है 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया था ये वाला एग्जाम, ठीक है। जो दे रहे हैं उनको पता होगा, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप लोग एक्टिव होंगे। तो 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो 7 अगस्त से अभी तक के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको अनुच्छेद और संशोधन बोलते हैं, पूरा निचोड़ लेकर आई हूँ। अभी इससे पहले मैं कंप्यूटर पे क्वेश्चन लेकर आई थी। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे मैं लेकर आई हूँ। जिसने नहीं देखी जाके देखना, चैनल में जाके देख लो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे हर एक वीडियो की, और आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेके जाना, हमारा मेन मोटिव यही है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A क्या निर्देश देता है। तो ये इन्वायरमेंट के बारे में निर्देश देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के 7 अगस्त को पूछा गया है, और 6 जून 2025 को भी पूछा गया है, जो एनटीपीसी का हुआ था ग्रेजुएट लेवल का। और आरपीएफ के कांस्टेबल 12 मार्च को भी पूछा गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग कहेंगे कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था। जरूरी नहीं यही एग्जैक्ट क्वेश्चन हो, और एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं लाऊंगी भी नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ने मना किया है बिल्कुल ऐसे एनालिसिस लाने के लिए। तो मैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन लाऊंगी, और एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट कवर करूंगी, ताकि अगर इनसे भी कोई क्वेश्चन बन जाए तो आप बिल्कुल भी ना चूके। इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन लाती हूँ। आप एक्सप्लेनेशन को ये मत सोचिएगा कि चलिए वीडियो आगे बढ़ा देता है, एक्सप्लेनेशन छोड़ो। इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। और एक और बात, यहाँ मैं आज लाई हूँ 30+ क्वेश्चन, लेकिन इससे भी ज्यादा क्वेश्चन है। और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और वैसे 30+ क्वेश्चन, लेकिन एक्सप्लेनेशन मिला के 50+ हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास 100+ क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए बस, ठीक है। फिर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और आप यहाँ भी देखते रहिए कि कौन से क्वेश्चन कब कौन से शिफ्ट में पूछे गए, ताकि आप लोग को पता चल जाए हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आर्टिकल और संशोधन के इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, बिल्कुल आप अगर इनसे पूरी वीडियो पढ़ लेंगे ना, आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका देखते हैं, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन का परिणाम था। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 15 दिसंबर 1988 को पारित किया गया था। यह विधेयक राज्यसभा द्वारा 20 दिसंबर 1988 को पारित किया गया था। इसे विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने 28 मार्च 1989 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। यह विधेयक 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। मतदान की आयु 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब देख लीजिए ये डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। जरूर डेट पूछी जा सकती है। ये पूछे जा सकते हैं उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे, ये पूछे जा सकते हैं कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन। यहां भी देखते हुए चलिए, ठीक। फिर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में क्रमशः भाग 9 पंचायतें और 9(1) नगर पालिकाएं के साथ साथ क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूचियों की सम्मिलित की गई है। राजस्थान जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1959 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य था। उसके बाद आंध्र प्रदेश आया। पूछ सकते हैं पहला राज्य कौन था? राजस्थान, फिर दूसरा आंध्र प्रदेश। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पे आधारित है? तो गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है, ठीक। फिर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष प्रावधान हैं? तो 5th में, ठीक, 5th में है। बिल्कुल देख लीजिए किस में आया है क्वेश्चन।
फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244A अनुसूचित क्षेत्रों का भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इस सूची के अंतर्गत उल्लेखित है। फिर निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन उपलब्ध है? 6 में है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को किस सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? तो वह है संघ सूची पे, ठीक, यूनियन लिस्ट पे। अब देखिए, जो मैं एक्सप्लेनेशन ला रही हूँ ना, अगर मैं उनके भी क्वेश्चन बनाने लगूं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में लेकर आई हूँ सारे चीजें, ताकि एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना एक्सप्लेनेशन को, ठीक। जैसे कि यहाँ देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में भाग 11 अनुच्छेद 245 263 और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के अंतर्गत वितरित करती है: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में है रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, डाक और परमाणु ऊर्जा। और राज्य सूची में क्या है वो भी देख लेते हैं: सहकारी समितियां, पुलिस, अस्पताल, औषधालय जिसको बोलते हैं अपना आयुर्वेद, ठीक है, और सट्टा, जुआ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि, कृषि आय पे कर, जेल, मादक पदार्थों का उत्पादन, निर्माण, परिवहन, खरीदी और बिक्री, मत्स्य पालन। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप लोग को ना ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी सूची में आता है ये, इसीलिए मैं सारे लेकर आई हूँ ऑप्शंस, ठीक है। फिर संवर्ती सूची संपत्ति का अधिग्रहण, अधिग्रहण शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक, श्रम विवादों, वन आदि का संरक्षण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं कि किस सूची में क्या आता है, ठीक है। फिर है किसी सूची पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल संसद को है। किस सूची पर है ऐसा? संघ सूची पे है, ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड, ठीक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के से अनुच्छेद 35 को भाग 3 में परिभाषित किया गया है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है। फिर है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की होती है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संवैधानिक संशोधनों का प्रावधान है: संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या है। संसद के विशेष बहुमत द्वारा में इसके लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। दूसरे में क्या है? इसमें ऊपर उल्लेखित विशेष बहुमत शामिल है, जिसके बाद कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन किया जाता है। फिर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। अधिनियम बनने के लिए इसे संसद के दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी कोई भी सही नहीं है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने या राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। इसके लिए प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों की विधेयक का समर्थन करना होगा। पूछ सकते हैं कितने सदस्यों का विधेयक का समर्थन करना होगा? 2/3। विधेयक किसी मंत्री या मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। पहले मामले में इसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, दूसरे मामले में इसे निजी सदस्य का विधेयक कहा जाता है। फिर भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जनता के कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 38 में, और यहाँ पर बता रखा कब आया है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में निहित राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। आर्टिकल 38 का उद्देश्य आय, स्थिति और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना है।
फिर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों पर लागू होता है जो डैश या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसकी डेट पूछ रखी है 31 दिसंबर 2014। ठीक, तो इससे इन प्रवासियों के नागरिकता हेतु भारत में निवास की आवश्यकता 11 वर्ष से हटकर 5 वर्ष हो गई है। तो जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया है और इसके नियमों को गृह मंत्रालय द्वारा डैश को अधिसूचित किए जाने के बाद इसे लागू किया गया था। तो डेट पूछ रही, कब लागू किया गया था? 11 मार्च 2024 को। नागरिकता संशोधन विधेयक पहली बार 2016 में लोकसभा में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए पेश किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया और बाद में 10 दिसंबर को इसे सदन में पारित किया गया था। कौन सी लोकसभा में? 17वीं। और कब? 9 दिसंबर 2019 को। कौन गृह मंत्री? अमित शाह ने। फिर इस सदन में पारित, कब इसको पारित किया गया था? 10 दिसंबर को, दिसंबर। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयकों को स्वीकृति के बारे में बताता है? आर्टिकल 111। फिर है भारतीय संविधान के 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो आर्टिकल 43B। ठीक, तो इस अनुच्छेद का उद्देश्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसे संविधान में भाग 9B में सम्मिलित किया गया। फिर है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने सहकारी समितियों को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में मान्यता दी, ने भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया? बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 243 में। फिर है 73 संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सारे इंपॉर्टेंट कह रही क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। 21 साल, ये भी देख सकते हो कब आया। फिर है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया 42वें संशोधन में। ठीक है, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान पारित किया गया था। 42वें संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। जरूर पूछ सकते हैं, और ये पूछा भी गया है कि लघु संविधान कौन से संशोधन को बोला गया है? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ने राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य बना दिया। यहाँ तो सिर्फ धर्मनिरपेक्ष पूछा गया, आपसे समाजवादी और अखंडता भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसी में सारी अपडेट्स आती हैं, उसी में पीडीएफ भी आती है हर वीडियो की। ठीक, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो क्योंकि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। मैं देख रही हूँ बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। अगर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे तो इस वीडियो का भी मैं पार्ट 2 लाऊंगी कि बहुत सारे क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किस संशोधन में नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, 74वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 9A, जिसको अनुच्छेद 243P और 243ZG नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक, 74वें संशोधन अधिनियम पहली बार 1992 में पेश किया गया था। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी। भारत में पहला नगर नियम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जो एक संशोधन अधिनियम था, को डैश भी कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोला जाता था लॉर्ड क्रॉस एक्ट। ठीक, तो इसे केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 रिचर्ड एस्टन क्रॉस द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम डफरिन मैदान पर आधारित था। इसे विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की तथा उन्हें बजट पर चर्चा करना, पूछ सकते किस पे चर्चा करी? बजट पे चर्चा करी
तथा कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की। इस अधिनियम ने विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा पेश की। इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, मनी बिल को करता है? वो है आर्टिकल 110। धन विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या विधानसभा परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसे केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो कौन सा आर्टिकल है वो, ये क्वेश्चन पूछ रखा, आर्टिकल 38(2). यह अधिनियम 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पारित किया गया था। उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री थे, जरूर पूछा जा सकता है। जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसने राष्ट्रीय आपातकाल में संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया। फिर है 1971 में प्रस्तुत 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो वो था संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है? तो वह है आर्टिकल 323A। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। कितने लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243B को भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया और यह प्रत्येक गांव, जिले और राज्य में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किस बारे में है? तो वह है संघ की राजभाषा। ठीक, संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में डाला। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343A द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) 1949 में कहा गया कि अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(3) ने संसद 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 6। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आया है तो उसे प्रवास की तिथि से भारत के क्षेत्र में सामान्य निवासी माना जाएगा। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, जिसमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं? आर्टिकल 8। ठीक, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। फिर अनुच्छेद 8 विशेष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय रूप के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों को संशोधित करता है। फिर 2019 के किस संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 104th मतलब 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। ठीक, तो यहां तक के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन है, ये सिर्फ 30 क्वेश्चन ही है, एक्सप्लेनेशन के साथ 50+ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कहती है एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनो। और भी क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मैम और पार्ट लाइए। मैं जरूर लाऊंगी आप लोग के लिए। मैं चाहती हूँ आप लोग इस चैनल से सिलेक्शन लेके ही जाए, भले आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, RRB की कर रहे हो, NTPC की कर रहे हो, DFCCL की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, मैं हर एक के लिए आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो अच्छी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।